समझना चाहिए कि हमारा इसमें कहाँ तक हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो एक सही उम्र में अगर आप शुरू कर दिए हैं नौकरी करना, जैसे कि मिनिमम एज 18 से 25 है जनरल के लिए, अगर आप 20-21 साल में भी पहुंच जाते हैं उस पोस्ट पे, है ना, 18, 19, 20, 21, है ना, तो आप DSP पद तक पहुंच जाएगा प्रमोशन कर, ध्यान दें। इसीलिए मान लिया गया आप तैयारी करते करते 30 साल बिता दिए, तो 30 साल में आप ऑलरेडी इसी नौकरिया से आप ऐसा ही रहेंगे। तो एक तो आप अर्निंग भी कर रहे हैं, सोशल प्रेशर कम है आप पर, है कि नहीं, और दूसरा समय के हिसाब से आप आगे भी बढ़ते चले जाइएगा। तो इसीलिए इसमें कहीं से कोई हीन भावना वाली बातें नहीं है। आप होता है ना कि भाई जन्म तो लिए गरीब रूप में, लेकिन मरना नहीं है गरीब, यही सिद्धांत होता है जीवन का। ठीक है, आज जो है, लेकिन इस रूप में हमको मरना नहीं, हमको कुछ चेंजेस करना है। तो ये सब नौकरी है और बहुत बढ़िया नौकरी है, प्रतिष्ठा वाला है, पैसा वाला है, रुतबा वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल डायरेक्ट SP बन जाइए तभी आपका ठीक है। अगर ऐसा गलत है तो उस तरह का प्रयास करना पड़ेगा, उस तरह का प्रयास ही नहीं, उस तरह का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, उस तरह का एक एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। सपना देखना और उसे पूरा करने में फर्क होता है। सपना तो कोई देख लेता है, लेकिन हमारा यही मानना है कि हम लोग का पांव कम से कम जमीन पे रहे, भले दिमाग जहां तक उड़ना है उड़ने दीजिए। तो जो लोग पांव जमीन पे रखे वे लोग आए हैं, तैयारी कीजिए, इसमें जितना हद तक होगा सपोर्ट करेंगे। इसका सिलेबस जो है काफी विविधताओं से भरा हुआ है। पूरा देखने के बाद इसीलिए हम इसका पूरा ओरिजिनल कॉपी ही निकाल के लाए हैं कुछ के लिए। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, है ना, इससे संबंधित जो भी है। तो पहला क्लास है, पहला क्लास में हम लोग पहले जो छोटी छोटी बातें हैं, सावधानियां हैं, उसको समझ लिया जाए, फिर हम लोग अध्ययन शुरू किया। तो सबसे पहली बात आप दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ पर छोटे मोटे स्तर की तैयारी करने जा रहे हैं, आप DSP बनने जा रहे हैं, इसका हम गारंटी देते हैं। रिटायरमेंट के समय तक नहीं बनिएगा तब, है कि नहीं, 7 साल 8 साल में 7 साल में प्रमोशन हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्रमोशन करते करते आप DSP तक पहुंचे और अच्छा खासा समय DSP रहिए। ऐसा नहीं है कि बस लास्ट टाइम किए और निकल गए, नहीं। बोले ना कि बहुत 18 साल की उम्र बन जाइएगा, 19 साल 20 साल के नीचे, तब तो समझिए आप DSP तक पहुंच सकते हैं। आप देखिए ना कितना प्रमोटेड लोग दरोगा है, कितना DSP है, सब कहाँ से आते हैं, यही सोचना है कि नहीं। तो इसीलिए इस चीज को दिमाग सही, ठीक है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मान लिया, या फिर आपके कोई समस्याएं हैं, तो सेटलमेंट में बेनिफिट ज्यादा समय इस उन्हें क्या बोले कंपटीशन नहीं हो, प्रतियोगिता नहीं हो जाए। अब समझिए कि छिनौती वाला धंधा हो गया, जहाँ पर घूसपैठी बहुत सी चीजों का बोलबाला बढ़ते जा रहा है, वहां पे सरकारी नौकरी वाकई में ईश्वर तुल्य हो गया है, ईश्वर से भी बढ़ के हो गया है कि नहीं। तो इसलिए बहुत सही डिसीजन है, आपको फॉर्म डालें, तैयारी कीजिए और हम सब लोग मिलकर प्रयास किया जाए कि हम लोग को मंजिल भी मिल ही जाए। तो जैसे बहुत से लोग फॉर्म डाल दिए होंगे, जो नहीं डाले होंगे, है ना, वो लोग भी ध्यान से सुनिए। 13 नवंबर से शायद फॉर्म डालना शुरू हुआ था ना, 13 नवंबर से 13 नवंबर से शुरू हुआ और 14 नवंबर को लास्ट डेट है, यानी अभी भी कुछ समय बचा। जो लोग फॉर्म नहीं डाले हैं बहुत ज्यादा गलती कर दी है फॉर्म में, खासकर कैटेगरी, है ना। आप जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी में फॉर्म नहीं डाले हैं, दूसरा फॉर्म डाल दीजिए। नाम वाम में मिस्टेक है चलेगा, बोले कैटेगरी को छोड़कर किसी चीज में मिस्टेक है चलेगा, लेकिन यदि आप कैटेगरी ही गलत डाल दिए तो दिक्कत। क्योंकि पिछले बार हमारी 2 लड़की इसी वजह से
फाइनल सब दौड़ और सब निकाल लिया, फाइनल जो ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा था उसी में इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैटेगरी को लेकर। फॉर्म भरने के खासकर BC EBC वाले को झंझट होता है, तो वो अपने स्तर से पता कर लीजिए, ब्लॉक में जाकर पता कर लीजिए कि रियल में हम कास्ट बेसिस पे हमारा किस कैटेगरी में हम आते हैं और उसी कैटेगरी में आप फॉर्म भरिएगा। ये गलती मत कीजिएगा। फिर बताए अभी भी समय है, कुछ दिन है, 5 दिन के समय है, तो अगर कोई गलती किए हैं तो दोबारा फॉर्म भर दीजिए। मधु का एडमिट कार्ड आएगा, जो सही वाला हो उसको देंगे, है ना, इस तरीके से करके। ठीक है, तो डेट को लेकर के क्लियर हो गया है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2020 तक आप इंटरमीडिएट फाइनल कर चुके हो, यानी आपके पास मार्कशीट वगैरह सब। ठीक है, तो सबके पास सही है। उम्र का बात करते हैं अगर हम, तो इसमें सभी लोग जो आए हैं फॉर्म डाल दिया, लेकिन फिर भी एक बार रफली हम बता देते हैं। जनरल कैटेगरी मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 25 साल। ठीक है, पुरुष के लिए। अब महिला के लिए भी 18-25 जनरल। BC और EBC मतलब पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, पुरुष के लिए 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27। अब महिला के लिए 18 मिनिमम और 28 मैक्सिमम महिला के लिए। ठीक है, SC ST के लिए पुरुष मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, महिला के लिए भी मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। ठीक है, और बाकी होमगार्ड वगैरह के लिए सब लोगों को कोई मतलब नहीं। दूसरा थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड, शारीरिक मापदंड की चर्चा कर लिया जाए। तो शारीरिक मापदंड में हाइट सबसे प्रमुख है। हाइट जनरल और BC, ठीक है, जनरल और पिछड़ा के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और इसी वर्ग की महिला के लिए, किसी भी वर्ग की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक, यानी मिनिमम। ठीक है, आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना सोच लीजिएगा, लिखना कहीं लिख लीजिएगा, है ना। जनरल BC यानी BC का मतलब है पिछड़ा। अत्यंत पिछड़ा पुरुष 160, बाकी महिला तो समझ ही रहे 155 सेंटीमीटर। ठीक है, SC ST की 160, तो हाइट क्लियर हो गया। 165 160 और महिला के लिए 155। 165 जनरल और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए सीना का बात करते हैं। ये जो सीना होता है महिलाओं पे लागू नहीं होता है। इसमें एक होता है बिना फुलाए, नॉर्मल रूप में जाइएगा, और दूसरा फुला। तो फुला करके +5 होना चाहिए आपका जो भी है। ये नहीं कि कहीं अगर साथ मेरा 90 है तो अब हो गया, नहीं, 90 है तो 95 चाहिए, है ना। 90 है अगर आपका तो 95 चाहिए। तो मिनिमम आपका होना चाहिए जनरल BC EBC, जनरल कैटेगरी वाले, BC पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा, ये तीनों के लिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर। और फिर फुला करके 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, उसी तरह SC ST के लिए 79 मिनिमम चाहिए और उसमें 5 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, और गोरखा वाले के लिए हम लोगों से कोई मतलब नहीं। अब ध्यान सबसे फर्स्ट स्टेज में लिखित परीक्षा। ये जो लिखित परीक्षा होगा ये एक तरह से छाटनी टाइप का है, मतलब इसका मार्क्स आगे कोई काम नहीं आने वाला है, बस पास करना है और फिर आपको मतलब फिजिकल के लिए क्वालिफाई करना है। उसके बाद आप 100 नंबर में 90 नंबर लाए हो, 95 लाए हो, उससे कोई फर्क नहीं। इसमें पास करना अनिवार्य है। पास करिएगा तभी जाइएगा फिजिकल के लिए, नहीं पास कीजिएगा खेल खत्म हो गया। पास कर गए, आप सोचिएगा कि हमको 95 नंबर आ गया, 90 नंबर आ गया, बाद में ऐड होगा तब फाइनल कटअप तैयार होगा। लेकिन परीक्षा का मार्क्स आगे जरूरी नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं रह जाएगा आगे। ठीक है, तो महत्व तो जिसका रहेगा पहले उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते, फिर लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए हम बैठेंगे, है ना। महत्व है फिजिकल। फिजिकल में 3 चीज, एक है दौड़, दूसरा है गोला फेंक और तीसरा है ऊंची कूद। ठीक है, ये तीनों मिला के 100 मार्क्स का फिजिकल होने वाला है।
ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दौड़ है। दौड़ जो पुरुषों के लिए पहले बताएंगे, उनका मैक्सिमम मार्क्स दौड़ में ला सकते हैं वो 50 और बिल्कुल आ भी जाएगा अगर उतना समय में आप कंप्लीट करिएगा, उसमें कोई कटनी छटनी नहीं होता है ना। तो मैक्सिमम है आपको 50 अंक, जो कि आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर दौड़ना है। मैक्सिमम टाइम 6 मिनट, यहाँ पे न्यूनतम नहीं है, मैक्सिमम 6 मिनट 1 सेकंड कर दिए तो अच्छा, यानी 6 मिनट के अंदर में ही आपको 1600 मीटर दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं, 5 मिनट या उससे कम समय लेते हैं, तो आपको मिलता है 50 अंक। सबसे जबरदस्त है, लेकिन सबसे टफ भी है ना। तो 5 मिनट या उससे कम समय लीजिएगा तो कितना मार्क्स मिलेगा? 50। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड के बीच में यदि आप अपना दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 40। ठीक है, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में अगर आप दौड़ पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा 30 अंक। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर मैक्सिमम 6 मिनट के बीच कंप्लीट करते हैं तो मिलेगा 20 अंक। ठीक है, तो प्रयास करना है, पहले लिखित पास कीजिए, लेकिन अभी से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, है ना। सुबह में या शाम में एक टाइम अभी से थोड़ा सा बॉडी को यूज कीजिए, है ना। और थोड़ा सा स्टेमिना बोलते हैं उसको डेवलप कीजिए कि कैसे आपका सांस पे कंट्रोल, उसमें मेन चीज होता है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट लेने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन से ही सारा खेल। तो कैसे दौड़ निकालेंगे इसको लेकर कभी चर्चा किया जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को 1600 मीटर की जगह पे 1 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन समय भी कम दिया है, 5 मिनट दिया। ठीक है, प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 5 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, अब रहेगा मिनिमम का कोई लिमिट नहीं। 4 मिनट से भी कम समय में यदि आप पूरा कर लिए दौड़, तब आपको मिलेगा 50। 4 मिनट उससे कम में पूरा कितना मिलेगा? 50। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड के बीच में यदि आप दौड़ पूरा किए हैं तो मिलेगा 40। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में पूरा कीजिएगा तो 30 अंक। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के बीच पूरा कीजिएगा तो मिलेगा 20 अंक। तो 1 किलोमीटर है, प्रयास आप लोगों को भी करना होगा, ऐसा नहीं है कि बिना प्रयास के हो जाएगा, नहीं। अब आते हैं गोला फेंक। गोला फेंक में अधिकतम अंक है 25। 50 हो गया दौड़ में अधिकतम, ये हो गया 25 से 75 हो गया। तो गोला फेंक पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है, उसको 16 फीट तक न्यूनतम फेंकना है, कम से कम 16 फीट फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकते हैं, अब उसमें देखा जाए कि उसमें 25 अंक में कैसे विभाजन किया गया है। तो 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में यदि आप फेंकते हैं, 16 से लेकर 17, तो आपको मिलेगा 9 नंबर। 17 से 18 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको मिलेगा 13 नंबर। 18 से 19 फीट के बीच फेंक दीजिएगा तो मिलेगा 17 नंबर। 19 से 20 फीट के बीच में फेंकिएगा तो मिलेगा 21 नंबर। और 20 फीट से ऊपर फेंकिएगा तब जाके आपको मिलेगा 25। तो 20 फीट प्लस, मैं पीछा तो फेंक देते हैं, कहते हैं सब फेंक लेते हैं, है ना। आप भी प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास से हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा सीना में दम होना चाहिए, बाजू में दम होना चाहिए, देखा जाएगा। लड़कियों के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है ना। 12 से 13 फेंकिएगा तो वही मैंने कहानी 9 है। 13 से 14 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से 15 फीट 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से 16 फीट 21 अंक मिलेगा। 16 फीट से अगर ज्यादा फेंकती है तब जाके 25 अंक वो मिलेगा। अब आगे हम लोग लास्ट 25 नंबर का फिजिकल है आपको ऊंची, लॉन्ग जंप, है ना। ऊंची कूद में भी 25 नंबर है, यानी 50 25 75 और ये 25 100। इसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट तो कूदना है, कम से कम इतना कूदना है 4 फीट, है ना। तो इसमें कैसे नंबर का विभाजन किया गया है कि अगर 4 फीट आप कूद लेते हैं तो आपको 13 नंबर मिल जाएगा। 4 फीट 4 इंच, इसमें यह नहीं रहेगा उससे ऊपर उससे नीचे, वो लगा देगा घंटा,
है ना, उसी हिसाब से चेक कर रहे हो। तो 4 फीट 4 इंच से पर एक डंडा रहेगा, उसको कूद जाते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूदते हैं तो 21 नंबर मिलेगा। अब 5 फीट कूद जाते हैं तो 25 नंबर मिल जाएगा। है लेकर समय दम है। अब महिलाओं को न्यूनतम 3 फीट तो कूदना है। अगर आप 3 फीट कूदती हैं तो 13 अंक, 3 फीट 4 इंच पर 17, 3 फीट 8 इंच पर 21 और 4 फीट पर 25। और इसी 100 नंबर को फाइनली एडजस्ट करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। पढ़ाई वाला काम नहीं छूट जाएगा, बाकी फिजिकल के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार होगा। इसलिए कोशिश करना है फिजिकल में भी अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने का, तभी जाकर के फाइनल सिलेक्शन। हम लोग आज जिस काम के लिए आए हैं उसमें हम लोग परीक्षा में पास करके नौकरी नहीं पा सकते हैं, केवल फिजिकल क्वालिफाई, फिजिकल के लिए हम लोग क्वालिफाई। उसके बाद आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने आप को कितना तैयार कर पा रहे हैं। तो इसलिए बोले कि अभी से कोशिश करना है, थोड़ा वार्म अप रूटीन बनाना है। ऐसे भी दौड़ धूप कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जाड़ा का दिन भी शरीर में थोड़ा गर्मी बना रहे, कोशिश करना है खाना थोड़ा सा संतुलित तरीके का खाइए, है ना। पेट निकला हुआ है तो उसको थोड़ा सा पचाइए, अभी समय है। हिम्मत नहीं हारिए, किसी के कह देने से थोड़ा से ना हुई तो पूछिए उससे, बताओ भाई उनसे क्या होगा, उसके पास उसका कोई जवाब नहीं। आप कुछ भी करने जाइएगा तो वही बात बोलेगा। मैंने IPS का तैयारी कर रहे थे तो भी बोला थोड़ा से ना, वही दरोगा किया तो भी बोला थोड़ा से नहीं, बिहार पुलिस का थोड़ा से नहीं। दुनिया का काम है कहना थोड़ा से ना। आपसे क्या होगा ये आपसे ज्यादा कौन जानता है, तो फिर दूसरा से क्या पूछते? आपको ना करना, दूसरे को नहीं करना। आपकी जगह पर दूसरा थोड़ी जगह जाओगे, आपको जाना है। तो इसलिए दूसरा कभी भी इस तरह का बात करे तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, झगड़ा नहीं कीजिए, नजरअंदाज कीजिए कि हाँ भाई ठीक है आपका विचार है ना, सबका विचार होता है। लेकिन फाइनली अपने विचार से जो काम करते हैं वही मान होता है, उसी को पछतावा भी नहीं होता है। राय सबसे लीजिए, काम अपने मन से कीजिए। तो कोई भी निगेटिव कमेंट से बचिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लिखित परीक्षा के बारे में। तो जो लिखित परीक्षा होगा वो आपको 100 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें बहुत ऐसा ट्रिक से बताया कि आपको पास कर जाएगा, चिंता नहीं। सिलेबस में सीधा लिखा हुआ है 10+2 यानी इंटरमीडिएट स्तर के क्वेश्चन। और जब उसके सिलेबस का गहन अध्ययन किए हैं तो पाए हैं कि बिल्कुल इंटरमीडिएट वाला सिलेबस भी डाल दिया है, ठीक है। जो बहुत सारा उसका टॉपिक जो है आगे आपको कंपटीशन में काम नहीं आता है, वो सब भी टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी ओवरऑल क्या है, तो बिना पढ़े पास करने का गुंजाइश कम है, ठीक है। तो ये 10+2 लेवल का एग्जाम होने जा रहा है। इसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, है ना। इसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक का जवाब आपको देना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे कुल 100 प्रश्न, कुल कितना प्रश्न? 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के, 100 मार्क्स के, यानी प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का। समय जो है 2 घंटा का होगा। और सबसे खुशी का बात, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं। तो वो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लास्ट में सवाल कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो सवाल का जवाब नहीं है, मान लिया बनाते बनाते गए 60 सवाल बना लिए, 40 सवाल तक नहीं बन रहा है, उसको पूछो नहीं रहा है, उसका टेक्निक, उस टेक्निक के आधार पर रखिएगा तो 40 सवाल में मिनिमम 10-12, मिनिमम की बात कर रहे हैं, 10-12 गारंटेड सही हो जाएगा। कुछ लगेगा, हो सकता है बेचारे को सही हो भी ना, हो सकता है 25 को सही हो जाएगी, मैंने 100% वो रिस्क होता है। जो हम टेक्निक बताएंगे उसमें 25% रिस्क होता है। तो हम लोगों को जब 50-60 क्वेश्चन जब बना ही लिए हैं सही से, तो 10 नंबर का जरूरत है, 10 नंबर का जरूरत होगा। ऐसे भी कितना 8415 कुल ये है और उसका 5 गुना रिजल्ट देगा,
लिखित परीक्षा में, यानी कि लगभग 42,075 है ना, 42,000 रिजल्ट आने वाला है। 15 लाख के आसपास फॉर्म गिरने की संभावना है, एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग तो 15 लाख में सब न भर देते, जो इंटर पास है या चाहे उन्हें PhD है, एज बचल है तो भर देता है। तो इसीलिए संख्या पर ध्यान आपको नहीं देना है कि कितना। आप ये सोचिए कि पहले 42,000 कम नहीं थे, बहुत पहले आप 42,000 में आने का कोशिश कीजिए। इसी भी तरह 42वां हजार ही रैंक सही लेकिन आ गया, क्योंकि लिखित परीक्षा के मार्क्स का आगे कोई वैल्यू नहीं। तो एकदम सेफ मोड में, टेस्ट मैच सेफ मोड में बैटिंग करना है, तो किसी भी हाल में पास करना है, टॉप नहीं करना है। टॉपर बनने का दिमाग से ख्याल अभी निकालिए। लिखित परीक्षा 100 में 99 या 100 में 100 नंबर लाने के पीछे नहीं जाना। आपको पढ़ना है कि हम किसी भी हाल में पास कर जाएं, बस उसका काम है, खत्म हो जाएगा। जे 90 नंबर ले लीजिए होगा पास कर लेगा, जे कट ऑफ के तंका से ऊपर होगा, बात करोगे दोनों समझ ले तो और कम हो गए अपने निकल गए, निकल लेके ज्यादा हो गए, है ना। तो दिमाग से पहले भूत उतार दीजिए कि बहुत पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना, कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया कि फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो फिजिकल के आधार पे ही। अब आते हैं परीक्षा में प्रश्न पत्र। तो सिलेबस में लिखा हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, जिस भाषा में लिखा उसी भाषा में बोल रहे हैं, कोई मन गढ़ंत बात नहीं बोले, क्योंकि सिलेबस एकदम 2 कॉपी बताना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट के समकक्ष होगा, ठीक है। तो इस तरीका से इसमें अगर देखा जाए तो हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, गणित भी है, और जीके के रूप में आपको आर्ट्स पेपर और साइंस पेपर। जिसको प्रश्न पत्र में अगर देखा जाए तो पूछा हुआ सवाल अगर हम उसके पहले देखें तो उसको कैसे देखें कि बस पूछा हुआ सवाल है, चलिए इसी में देख लेते हैं, है ना। जो 4 अक्टूबर 2010 को एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न मेरे सामने है। हिंदी एवं अंग्रेजी एक खंड में बांट दिया और दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन, जिसमें से 9 क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है हिंदी से और 1 क्वेश्चन इंग्लिश से, ठीक है। तो यही लगभग रेशियो आगे भी रहेगा, यानी कि जिनका बहुत ज्यादा इंग्लिश खराब है उनको इंग्लिश पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी नंबर 1 सब पढ़े के चक्कर में रहे, 21 मार्च को संभावित डेट है ना, 21 मार्च को, और उसके बाद अगले सप्ताह 2 बार में शायद 4 चरण में एग्जाम होगा इसका। हाँ, तो जब आगे के देखिए डेट वही रहता है, बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम लोग को 21 को लेकर ही चल रहा है ना। अब आगे क्या होगा हम लोग थोड़ी जानते, 21 को लेकर चला जाओ। तो स्ट्रेटजी नंबर 1 की जिनका इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है वो लोग इंग्लिश पर फोकस नहीं, बिल्कुल छूना भी नहीं। अब बात रही हिंदी की, तो हिंदी में कुछ सेक्शन अगर देखें धर्मवीर जी, तो गद्य एवं पद्य में बढ़ा हुआ है 2, तो उसमें से आप लोग बहुत 8वां 9वां 10वां या विकल्प पढ़े, तो जो पढ़े हैं उसको एक बात जरूर देख लीजिए, कोई नया कोई नया चीज पढ़ने का कोशिश नहीं, ठीक है। या फिर हम कुछ मटेरियल होगा हम आप लोग को दे देंगे कि इतना आप लोग पढ़ लीजिए कि आप लोग का काम चले। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो गद्य खंड में प्रेमचंद की है कहानी उसकी मजा आता है, पढ़ लीजिएगा, क्या लगा कि कुछ पात्र के नाम से पात्र के नाम पर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, है ना।
इसी तरह रामचंद्र शुक्ल की कुछ किताबें हैं, है ना, कुमार संघर्ष, कुमार गंधर्व की हैं, विष्णु भट्ट बोर्ड से, टोटल 27 वो लेखक का किताब आपको बताया है, उनके बारे में जानना है, उनके द्वारा रचित पुस्तकों का अध्ययन करना है ना। और इधर फिर जाते हैं पद खंड में, कविता टाइप में, तो कविता में आपको टोटल इसमें भी 27 है। तो इसमें कुछ आप लोग जानते हैं और उसी से सवाल भी आता है, जैसे विद्यापति, कबीर, मीराबाई, है ना, इनके बारे में सूरदास, जो आपको सामान्य लगता होगा, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, ये लोग ऐसे हैं कि आप लोग इनके बारे में सुने हैं, जानते हैं। तो इनकी कुछ कुछ कविताएं हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके अर्थ को समझ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देना, जब पढ़ने में मन नहीं लगे तो इस तरह का मटेरियल कलेक्ट करके रखिए, या हम कहिएगा हम व्यवस्था कर देंगे, है ना, उसको देख लिया जाएगा। तो आपका 9 नंबर जो है 9 में ही हो सकता है, अगले बार 7 ही पूछे, 8 ही पूछे, 2-3 में पिछले डाल देंगे, पिछले बार तो 1 ही डाला था। अब आपके दूसरा सेक्शन में इसका है सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन शब्द का जो ये प्रयोग किया है वो आर्ट्स विषय के लिए किया है, जिसके अंतर्गत हमने अभी आपको बताया कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 4 विषय हैं, ठीक है। और इस 4 विषय आएंगे और इस चारों से मिला के आपको 55 तक सवाल दिया है, यानी कि 45 क्वेश्चन, 45। उसके बाद तीसरे खंड में देखा जाए तो सामान्य विज्ञान का सवाल है, और इस सामान्य विज्ञान के सिलेबस में देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सवाल है 56 से लेकर के 90 तक, यानी कितना हो गया 45 गुना 90 यानी 35 सवाल है ना। 35 को आपको यानी 45 आर्ट्स है तो 35 साइंस, यानी हम लोग को पूरा फोकस साइंस पे ही करना होगा। ये सब चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बोला कॉम्प्रोमाइज करना है तो आप अंग्रेजी से कर लीजिएगा, हिंदी से कर लीजिएगा, लेकिन आप और साइंस से कॉम्प्रोमाइज करने लगेगा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो 10 क्वेश्चन मैथ के भी, इसमें अगर आपका बेसिक ठीक है तो ऐसे भी 5 को बना लीजिएगा, अगर बेसिक खराब है तो कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत इसको ठीक करने का, नहीं तो हम इसका भी व्यवस्था करने का सोचें, 10 दिन क्लास चलने दीजिए, है ना। क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ का है तो ये इजी पूछ देता है ना, तो कुछ लेकर आगे निकल जाता है। ये अंग्रेजी वाला बात, अंग्रेजी मुझको करेगा तो वो कोई कंपटीशन नहीं है, हमने बिहारी लैंग्वेज है ना, लेकिन मैथ में कंपटीशन है, ये हम लोग का मैथ ठीक ठाक होता है, अगर आपका खराब है तो आप पिछड़ जाएंगे। तो इस 10 क्वेश्चन को भी कोशिश करना है 10 से 7-8 क्वेश्चन बनाने का, जनरली लेकर बना लेता है, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, इजीली बन हो जाएगा, है ना, नहीं बस इसके लिए प्रयास करें। चलिए अब हम लोग एक विषय उठाते हैं, आर्ट्स से शुरू करते हैं। आर्ट्स में हम लोग को इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, राजनीति शास्त्र पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, ये 4 विषय पढ़ना है। तो सबसे पहले इतिहास है तो इतिहास से ही शुरू किया जाए, फिर भूगोल है, फिर राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। अगर इतिहास के सिलेबस की बात करें, थोड़ा सा सिलेबस जानना इसलिए जरूरी है कि अगर हमें मुजफ्फरपुर जाना है तो रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो जाएंगे। तो सबसे पहले कहीं जाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रास्ता पता। किसी भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सिलेबस की जानकारी नहीं रखे हुए हैं तो फिर आपका तैयारी किस दिशा में जा रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मेरा मानना है कि जब भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो उसका सिलेबस जरूर अपने पास रखें, है ना, और उसको भी उसका भी अध्ययन करें सिलेबस में, ताकि जब आप पढ़ने बैठेगा तो लगे कि हाँ ये टॉपिक इंक्लूडेड है और काफी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हर टॉपिक को पढ़ने के बाद कोशिश करना चाहिए क्वेश्चन बैंक बनाने की, ठीक है। तो इस तरीके से तो क्या क्या मटेरियल लगे वो सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन तो पहले इतिहास का अगर सिलेबस की बात करें तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इतना सारा टॉपिक इंक्लूडेड किया है, जिसमें से हम भी कुछ टॉपिक छाटे ही नहीं समझ। पाषाण युग पढ़ना है, इतिहास शुरू करना है, हड़प्पा काल पढ़ना है, फिर विश्व में चला गया उसी टॉपिक को मैंने लेसन 1 में, और विश्व के इतिहास में चला गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन और ग्रीस, ये 4 टॉपिक है उसमें। फिर आया इंडिया में वैदिक काल पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है, वैष्णव धर्म पढ़ना है, शैव धर्म भी पढ़ना है ना। जनरली बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़कर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे वैष्णव धर्म और शैव धर्म की चर्चा, तो इसको भी नहीं छोड़ना है, उसको भी पढ़ाई किया जाएगा। उसके बाद फिर विश्व में चला गया तो सामंतवाद, है ना, जैसे आगमन हुआ उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है।
फिर राज्य, चर्च, है ना, वो ये सब के बारे में अध्ययन हम लोग को करना है। फिर भारतीय इतिहास में आया तो मगध का उत्थान पढ़ना है। उस मगध के उत्थान में जिस राजवंश का योगदान रहा उसके बारे में संक्षेप से हमें देखना होगा। उसके बाद मौर्य वंश पढ़ना है और मौर्य वंश को अध्ययन के दौरान चंद्रगुप्त अशोक का तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, साथ में अशोक के अभिलेख पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभिलेख से संबंधित अलग से लिखना है ना, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद फिर पुनर्जागरण पढ़ना है, औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, भौगोलिक खोजें पढ़ना है, गौरवपूर्ण क्रांति पढ़ना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, उपनिवेशवाद, प्रथम विश्व युद्ध, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध, है ना, उसका भक्ति और सूफी आंदोलन फिर आगे इधर तक पढ़ना है। फिर अपने जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 की क्रांति और फिर सामाजिक धार्मिक सुधार। यानी कि देखिए पढ़ना है, इस पर चर्चा करने से ज्यादा अच्छा है बता दें क्या नहीं पढ़ना। आपको एंशिएंट इंडिया में हम लोगों को अगर ध्यान दीजिएगा पाषाण काल पे फोकस ज्यादा करना है, सिंधु घाटी पे करना है, वैदिक युग पे थोड़ा सा सोशली देखना है, सामाजिक रूप से, फिर मौर्य वंश में सीधे आना है। बाकी बीच में जो है उसका थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, कौन वंश आया, उसका संस्थापक कौन था, अंतिम राजा कौन था, बस बहुत हो गया। तो मौर्य वंश में आएंगे भी तो भी राजा के बारे में उतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, अशोक पे आना है, उसके अभिलेख को पढ़ना है। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, भारत के कुछ नहीं पढ़ना है। वहां कहीं औरंगजेब का चर्चा, अलाउद्दीन खिलजी का चर्चा, रजिया बेगम, किसी का तो चर्चा ही नहीं है सिलेबस में, तो वो सब नहीं पढ़ना, पूरा का पूरा बच गया। विश्व के इतिहास हम देख रहे हैं, भारत के इतिहास से ज्यादा तो उसने किसके दिया है, विश्व के इतिहास में। और विश्व के इतिहास में कैसा प्रमुख घटना, जैसे कि आप बोले उदय सभ्यता का जन्म हुआ, तो विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यताओं का जन्म है ना, उसके बाद उसका विकास नहीं पढ़ना है, जन्म पढ़ना है, विकास नहीं पढ़ना है। और उसके बाद सीधे आ जाते हैं हम लोग आधुनिक भारत में, तो जो विश्व के कुछ बड़े बड़े देशों में कुछ बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, इसका हम लोग को ऐसे भी जानना जरूरी है ना, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, गौरवपूर्ण क्रांति ब्रिटेन वाला, है ना, तो उस सबका अध्ययन हम लोग को संक्षेप में करना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत हमने सुना कि आपको 32 टॉपिक है, लेकिन 32 टॉपिक आपका मुश्किल से 32 गुना 64 पन्ना से ज्यादा नहीं होने जा रहा, 50 पेज से ज्यादा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग 32 टॉपिक इतना जितना सिलेबस दिया है, अगर इसका बढ़िया से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए तो खाली इसी सब्जेक्ट को खत्म करने में 2 साल लगेगा, 2 साल लगेगा खाली इतिहास पढ़ने। और चूंकि इसका लेवल जो है इंटरमीडिएट लेवल है, और इंटरमीडिएट लेवल का मतलब ये होता है परिचय उस विषय से, और विषय के प्रत्येक टॉपिक से आपका परिचय होना चाहिए। और परिचय में जनरली आप क्या बताते हैं, नाम बताते हैं, पिताजी का नाम बताते हैं, घर बताते हैं, एजुकेशन बताते हैं, उपलब्धि थोड़ी बताते हैं या आपकी क्या उपलब्धि नहीं, आपने क्या क्या किया, आपका मजबूत पक्ष है, कमजोर पक्ष, परिचय में नहीं होता। तो जब इंटरमीडिएट लेवल का बात किया है तो हम लोग भी हर टॉपिक का परिचय है ना, परिचय करेंगे, उसकी उपलब्धि पर, उसकी विशेषता पर ज्यादा फोकस हम लोग को नहीं करना है। तभी जाकर के हम लोग अगर इसमें मैक्सिमम भी अगर टाइम जोड़ रहे हैं, तो आज दिसंबर चल रहा है, मान लीजिए 15-20 दिन इधर समय बचा है, और अभी उधर 2 महीना फरवरी तक मिलेगा पूरा, मार्च में 15 तक कोशिश करेंगे, यानी 2.5 महीना उधर हो गया और 3 महीना समय, यानी मानिए 90 में मानिए 75 क्लास। अब इस 75 क्लास में हम लोग को ऐसे बांटना है कि हम लोग सभी विषय का परिचय, सभी टॉपिक का परिचय कर ले, अच्छे तरीके से सवाल भी नहीं छूटेगा। तो उसके लिए करना है इतना कम समय में, मतलब 75 क्लास में इतना सारा विषय, आर्ट्स और साइंस दोनों मिला के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इतना सारा विषय को कवर आप इतना कम समय में कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन बैंक पे पढ़ना, इस सवाल का लेवल क्या है, पूछा हुआ सवाल, ना कि प्रैक्टिस से पूछा हुआ सवाल हम
हम लोग का मेन सोर्सेज होगा। उस सोर्सेज को देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये किस एंगल से और किस लेवल से सवाल पूछ रहा है, और उसी के हिसाब से हम लोग उस टॉपिक का संक्षेप में अध्ययन करते चलेंगे और उससे संबंधित सवाल भी बनवाते चलेंगे। ठीक है, तो कल से आप लोग कॉपी कलम लेके आइए। आज थोड़ा परिचय का बात था इसलिए बुलाया हम सब लोग को। एकदम बेफिक्र रहिए, क्लास चलेगी, बच्चे जितने भी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो कुछ लोगों को मंजिल तक पहुंचाना। तो कल से इतिहास विषय हम लोग शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।